नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। दोस्तों, इस समय दो बहुत ही प्रमुख परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित होनी हैं। पहला तो साथियों है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा है 2020 के साथियों, वो 27 दिसंबर को होना है। और दो जो साथियों दूसरी परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है साथियों समीक्षा अधिकारी की, यूपीपीएससी आरओ एआरओ की। तो साथियों उसकी भी परीक्षा दिसंबर में होनी है। 22 दिसंबर को उसकी तिथि निर्धारित है। तो साथियों ये अ, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों ये। और आज के इस सीरीज में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री और जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं साथियों। और ये सभी जो प्रश्न हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। तो चलिए देखेंगे आज हम लोग, आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक है, हड़प्पा का साथियों पूछ रहा है कि एक बंदरगाह कौन सा है हड़प्पा का। तो आपको पता है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लोथल। ठीक है दोस्तों, लोथल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेन भी, व्याख्या भी की गई है। तो लोथल साथियों ये हड़प्पा का बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लोथल की प्रसिद्धि साथियों बंदरगाह नगर के रूप में थी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। ये किस नदी के किनारे था, तो ये भोगवा नदी के किनारे बसा था, अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। साथियों यहाँ की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि थी वो थी हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त विशिष्ट मृद भांड। साथियों मृद भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। इसके अलावा उपकरण मुहरे साथियों, मुहरे मिली हैं। बाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण, पत्थर के उपकरण भी मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों लोथल के पूर्वी भाग में स्थित बंदरगाह का औसत आकार साथियों देख सकते हैं 214 × 36 मीटर तथा गहराई 3.3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको भी आप याद रखिए। इसमें जो साथियों जो विशिष्ट मृदभांड है साथियों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोहरे और बाट भी यहाँ से मिली हैं। चलिए, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ को पराजित किया था, उस गुप्त सम्राट का नाम बताइए साथियों जिसने हुड़ को पराजित किया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर स्कंदगुप्त, या फिर रामगुप्त। साथियों तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है सी, स्कंदगुप्त। ठीक है साथियों, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुड़ को पराजित किया था। और स्कंदगुप्त के राज सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में म्लेच्छ के रूप में उल्लिखित हुड़ों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। साथियों जो हुड़ों ने आक्रमण किया था, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? वो जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। ठीक है, चलिए, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? अगला प्रश्न है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र? नहीं साथियों, अर्थशास्त्र तो विष्णुगुप्त मतलब कौटिल्य, चाणक्य द्वारा लिखी गई है। इंडिका, पुराण, या फिर रास तरंगड़ी। तो साथियों इसका जो सही, इंडिका साथियों मेगस्थनीज के द्वारा। तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है साथियों रास तरंगड़ी। ठीक है, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, रास तरंगड़ी। यहाँ पे देखिए साथियों, इन्होंने कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत, ये कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे और इतिहासकार थे। और कश्मीर के इतिहास का तिथिवार एवं व्यवस्थित उल्लेख किया है। ठीक है, कौन? कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगड़ी में। चलिए अगला, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? साथियों अभी मैंने बताया था आपको, आपने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था कि जो हुड़ों ने आक्रमण किया था उसका अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है। और साथियों ये किसका अभिलेख है? तो ये साथियों रुद्रदामन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख। तो ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है साथियों, आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये तो बहुत ही सिंपल है साथियों, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और वे जैनियों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है,
अंतिम ये। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में यही जाने जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में कौन जाना जाता है? तो महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे। अगला, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? मतलब साथियों, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? कुशीनारा में। किसकी राजधानी थी साथियों? तो ये मल्लों की राजधानी थी, कुशीनारा। अब ये इसमें है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो मतलब अपना प्रथम उपदेश, यहाँ पे देखिए दोस्तों, उपदेश किस स्थान पे दिया था? तो वे सारनाथ में। इसको बोलते हैं ऋषिपत्तनम, या इसको मृगदाव भी कहीं कहीं बोल देते हैं। ठीक है, मृगदाव। तो यहाँ पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या फिर चंपा? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों, वो थी राजगृह, जिसको गिरिव्रज भी बोलते थे। ठीक है, चलिए अगला, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, नंद या फिर हर्यंक या फिर गुप्त? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हर्यंक। ठीक है, अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यंक का। साथियों, ये तो प्राचीन इतिहास था। अब मध्यकालीन भारत से हम लोग कुछ देखेंगे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था दोस्तों, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर यहाँ पे वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इल्तुतमिश को। लेकिन प्रथम शासक लिखा हुआ है दोस्तों, वास्तविक नहीं लिखा है, तो इसको आपको टिक करना है कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये गुलाम वंश का प्रथम शासक, ये मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का शासन, साथियों लाहौर का शासन करने का निमंत्रण दिया। ठीक है, और वहाँ पहुंचकर, लाहौर में पहुंचकर इसने 1206 में अपना राज्याभिषेक किया। और 4 वर्ष के बाद ही यह लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो कार्यकाल था वो 1206 से लेकर 1210 तक 4 वर्ष का कार्यकाल था। ठीक है, पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित था, और इसके आक्रमण के समय साथियों देवगिरी के शासक का नाम क्या था वो आपको पूछ रहा है इसमें। तो ये इसका जो शासक था वो था रामचंद्र देव। चलिए यहाँ पे देख लेंगे साथियों, इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के विरुद्ध किए गए अभियान की सफलता पर वहाँ के शासक रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष कर, साथियों किस लिए युद्ध हुआ था आप लोगों के पढ़ लेना, आप जरूरी है, इसको थोड़ा समझते रहेंगे तो। वहाँ के शासक रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष कर देने का वायदा किया था, परंतु जो रामचंद्र का पुत्र था साथियों वो था शंकर देव, सिंघन देव भी बोलते हैं। इसने बोला कि हमें कर नहीं देना है। ठीक है, इसी के लिए अलाउद्दीन ने अपने नायब किसको भेजा था दोस्तों? मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना को देवगिरी पर आक्रमण करने हेतु भेज दिया, और वहां पे भयानक लूटपाट हुई साथियों। इसके बाद रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ओके, अब यहाँ पे एक साथियों प्रश्न और बनेगा, रामचंद्र के सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत होने पर सुल्तान ने उसके साथ उदारता का व्यवहार किया, मतलब उसको माफ कर दिया, और राय रायन की उपाधि दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी थी। यहाँ से एक प्रश्न और बन रहा है, उसे सुल्तान ने गुजरात के नवसारी की जागीर और लाख स्वर्ण टंकी देकर वापस भेजा। ठीक है, बाद में यह रामचंद्र देव अलाउद्दीन का मित्र बन गया। तो राय रायन की उपाधि किसको मिली थी? तो वो रामचंद्र को मिली थी, जो कि देवगिरी का शासक था। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चले, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? क्या बता सकते हैं दोस्तों? तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था, किसने किया था? तो साथियों ये डी, इसका सही विकल्प है अकबर ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे साथियों आधुनिक भारत देखते हैं। कुछ प्रश्न हम लोग, अस्थाई बंदोबस्त
किसके साथ किया गया? जमींदार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जमींदारों के साथ, मुकद्दमों के साथ, किसानों के साथ या फिर ग्रामीण समुदायों के साथ, किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, जिसको कि हम लोग साथियों बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, किसने लाया था साथियों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 1793 में, ये भी आपको याद रखना है सन। जमींदारों के साथ साथियों, जमींदारों के साथ किया गया था और इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं जमींदारी प्रथा भी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ हम लोग कारण पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था। तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में पंचवर्षीय 5 ईयर जो साथियों बंदोबस्त था, सेटलमेंट था, चलाया था। और उसके बाद 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और इसने साथियों, यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जेम्स ग्रांट और सर जॉन सोर, पूछा जाता है दोस्तों, से नवीन लगान व्यवस्था पर विचार विमर्श किया। किसके सहायता से इसने अगर किया था यह अस्थायी बंदोबस्त? तो सर जेम्स ग्रांट और सर जॉन सोर से, उन्होंने ही सुझाया, ठीक है। 1790 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया। वारेन हेस्टिंग ने साथियों 5 वर्षीय व्यवस्था चलाया, लेकिन कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया। अब 1793 में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, देख लीजिए दोस्तों, ये में अस्थायी कर दिया, यहाँ पे अस्थायी कर दिया। और कालांतर में इसे उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, ठीक है, और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया। कहाँ कहाँ पे? पहले इसने किया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो इसको अस्थायी कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया। अस्थायी भूमि कर व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग साथियों 19% भूमि पर लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत साथियों, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का शासन था ना, वहाँ की भूमि की, वहाँ की 19% भूमि पर लागू की गई, ठीक है। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निश्चित कर ली जाती थी। जमींदार किसान से वसूले गए लगान का 10/11, साथियों ये याद रखना है आपको, 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था। जमींदार जो किसान से लगान वसूलता था, उसका 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष 1/11 भाग अपने पास रख लेता था। किस लिए? क्यों? खर्च, परिश्रम व दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था, ठीक है, बहुत सिंपल है। जमींदारों द्वारा निश्चित समय में सरकारी खजाने में लगान न जमा करने पर भूमि को नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। अगर वो सही समय पर जमींदार सरकारी खजाने में लगान नहीं जमा कर पाता था तो उस भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। साथियों एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये पॉइंट जो है साथियों आपको दिमाग में रखना है। जमींदार भूमि को बेच सकता था और रहम व दान में दे सकता था साथियों, ठीक है। जमींदार भूमि को बेच सकता था और रहम व दान में दे सकता था। तो ये साथियों कुछ पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट या फिर रास बिहारी घोष? तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है ए, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। 1867 में मुंबई में, साथियों ये आपको सन इग्नोर नहीं करना है, सन तो बिल्कुल ही याद रखना है साथियों, सन से, ईयर से मतलब साथियों दे देगा सीधा सीधा किस वर्ष में? तो 1867 में बम्बई में हुई थी। अब इसका हम लोग पर्पस पढ़ लेते हैं कि क्या है। इसका उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, साथियों यहाँ पे देख लीजिए, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, साथियों इसका मतलब ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन आदि था, ठीक है। प्रार्थना समाज संस्था के सहयोग से कालांतर में दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा संघ की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा संघ की स्थापना हुई प्रार्थना समाज संस्था के सहयोग से ही, ठीक है, याद रखना है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय, ठीक।
ठीक है। इन्होंने साथियों जो 20 अगस्त 1828 में एक ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, तो इसको हिंदू धर्म में साथियों प्रथम जो है धार्मिक सुधार बोला जाता है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे भारत का भूगोल साथियों। आज का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, कानपुर, भागलपुर या फिर उत्तर काशी? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है उत्तर काशी, सी। फतेहपुर, कानपुर और भागलपुर शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर काशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब यहाँ पे है साथियों, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, एक ही साथियों लैटिट्यूड पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? पहला, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या अमृतसर में प्रदूषण। तो साथियों उनकी समुद्र से दूरी। ठीक है। समुद्र ऐसा इन दोनों की समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नता के कारण होता है साथियों, ये इसका सही हो जाएगा ऊंचाई से साथियों। इन दोनों की समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नता के कारण होता है। ठीक है। चलिए, तो इनकी ऊंचाई में भिन्नता, ठीक है, ऐसा इन दोनों की समुद्र तल से ऊंचाई में भिन्नता के कारण होता है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, जमशेदपुर में, झरिया में, रांची में या फिर लोहरदगा में? साथियों ये बिहार स्पेशल समझिए चाहे झारखंड समझिए। ठीक है। तो झारखंड में वो कोयला की खानें कहाँ पर स्थित है? तो झरिया, ये विकल्प हो जाएगा आपका ए, झरिया में। ठीक है। बोकारो, इसके अलावा गिरिडीह, रामगढ़, उत्तरी एवं दक्षिणी कर्णपुरा, औरंगा, ललमटिया, साथियों ललमटिया, डाल्टनगंज, हटार इत्यादि में अवस्थित है। ठीक है। तो राज्य का लगभग 50% कोयला यहाँ से निकाला जाता है। तो झरिया जो है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। झरिया के अलावा बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, ये सब आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो साथियों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, और उसके बाद साथियों अक्सर जो पूछा जाता है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो पहले तो राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एरिया वाइज साथियों, पॉपुलेशन में तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, एरिया वाइज जो है साथियों सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। विकल्प सही हो जाएगा। गोवा साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर बात की जाए साथियों की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम हो जाएगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पाद साथियों, तो आप गेहूं उत्पादक की अगर बात करते हैं प्रोडक्शन में, तो जो फाइटिंग होती है, लड़ाई होती है, हमेशा पंजाब और उत्तर प्रदेश में होती है। तो साथियों मुझे भी इस बार भी साथियों उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 पे है। ठीक है। भारत के अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, पंजाब दूसरे स्थान पर है। थोड़ा साथियों डेटा मैं देख लूँगा और आप लोग भी ज़रा इसको देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान है, ये साथियों सही बात है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी पहला स्थान रहता है इसका। गन्ना और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का जनरली पहला स्थान ही होता है। ठीक है। चलिए, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो साथियों इसमें जो सबसे ज़्यादा फाइटिंग होती है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हमेशा रहती है। ठीक है। इस बार भी उत्तर प्रदेश टॉप पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। चलिए, अभी देखिए साथियों विश्व का भूगोल, दुमट्टी जिसको कि हम लोम मिट्टी बोलते हैं, तो इस मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांचु कण या सभी प्रकार के कण? तो साथियों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा डी, सभी प्रकार के कण। बालू कण, चिकना कण और पांचु कण तीनों मिलते हैं दुमट्टी या लोम मिट्टी में। ठीक। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी लोम मिट्टी,
जिसको कि हम लोग दो मट्टी मिट्टी बोलते हैं, उसमें मिलता है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। चलिए, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, पानसु मिट्टी या फिर लोम मिट्टी? तो लोम मिट्टी में दोस्तों केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। साथियों, ये जो प्रश्न है ये बिहार लोक सेवा आयोग में 2010 में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोम मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हो गए? साथियों, महाद्वीप अलग कैसे हो गए? ज्वालामुखी फूटने से? तो साथियों बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ज्वालामुखी फूटने से साथियों महाद्वीप कैसे अलग होंगे? ठीक है, विवर्तनिक क्रिया से, टेक्टोनिक प्रोसेस से। ठीक है साथियों, जिसको कि हम लोग टेक्टोनिक बोलते हैं। विवर्तनिक मतलब होता है साथियों मूवमेंट। ठीक है, प्लेटों का चलना, मूवमेंट होना है। तो साथियों ये सही विकल्प है, विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए हैं। सी, चट्टान के वलन और भ्रंशन से। तो साथियों वलन मतलब होता है फोल्ड, क्या होता है? फोल्ड। और साथियों भ्रंशन मतलब होता है धंसाव। ठीक है, तो चट्टानों के वलन और भ्रंशन से भी महाद्वीप अलग नहीं हुए हैं। तो साथियों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है बी, विवर्तनिक क्रिया से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से साथियों महाद्वीप अलग हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु या फिर निहारिका? तो निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य अनेक आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को हम लोग सौर मंडल कहते हैं, लेकिन निहारिका इसका भाग नहीं है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है साथियों? तो ये 35 पीपीटी है साथियों। ये मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ। और अरब सागर के पानी की औसतन जो सैलिनिटी है साथियों या खारापन है वो लगभग 35 पीपीटी है। ठीक है, ये इस समय 2010 में पूछा गया था। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो साथियों काहिरा जो मिस्र में आता है, मिस्र की शायद राजधानी है, सॉरी मिस्र की राजधानी है दोस्तों। तो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है साथियों। इंग्लैंड में ग्रीनविच यहाँ पे है, तो साथियों ये इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः इसकी स्थिति पूर्वी देशांतर पर होगी। ठीक है, पूर्वी देशांतर पर होगी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगी। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर चीन? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है डी, चीन। तकलामाकन मरुस्थल चीन में 38, साथियों कोई ज़रूरत नहीं है, चीन में बस आपको याद रखना है। ठीक है, तारिम बेसिन में, अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो तारिम बेसिन में है। इसके उत्तर में थ्यानसान पर्वत और दक्षिण में क्युनलुन पर्वत है। ठीक है, बस बहुत हो गया। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है ए, बाब अल मंडेब। हिंद महासागर को लाल सागर से ये संधि जोड़ती है, बाब अल मंडेब। तो साथियों ये आज के कुछ प्रश्न थे और ये सभी दोस्तों पूछे गए हैं बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2010 में, उसी से ये सभी साथियों प्रश्न पूछे गए हैं और इसी तरह के प्रश्न आने की भी संभावना बनी रहती है। साथियों अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इन्वायरमेंट, इंडियन पॉलिटी और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न शामिल करेंगे। ठीक है, अगर ये साथियों वीडियो आपको पसंद आए हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।